सो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन को लेकर के कि किस तरीके से ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सेप्शन में कौन कंसीडर होगा? ऑक्सीजन कंसीडर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद से तो रिएक्शन करेगा नहीं, या तो वो केवल O2 की रिप्रेजेंटेशन देता है या O3 की रिप्रेजेंटेशन देता है। ये अपना ही कोई ऑक्साइड जनरेट नहीं करता, क्योंकि यही बाकी के अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, इस तरीके से मैंने इनको लिखा। इनके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +4 भी है, +6 भी है। डाउन टूवर्ड्स आते हुए +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, +4 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज है, यानी कि ये भी नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले ये डिक्रीज हुई, पहले तो मतलब ये इंक्रीज होने की टेंडेंसी में गई कि +2 डिकम्पोज होकर के क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा, और +4 से +6 की तरफ जाते हुए डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी। तो ये एक वेरिएशन है। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता हूँ तो बेसिकली सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा या फिर SO3 बनाएगा। यहाँ पर अब ये दो टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अगर मैं एलिमेंट्स को E से रिप्रेजेंट करूँ तो ये EO2 और EO3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरली इनके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि डाइऑक्साइड या फिर ट्राइऑक्साइड कहलाते हैं। अगर मैं इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को बात करूँ कि जो डाइऑक्साइड्स होते हैं वो डाउन टूवर्ड्स नीचे आने पर उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाती है, यानी SO2 मेरे पास है और एक TeO2 मेरे पास है, तो ऑक्साइड्स की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि जो टेल्यूरियम की टेंडेंसी थी यहाँ पर, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑक्साइड्स में ये वेरिएशन आ जाता है। और जनरली क्योंकि ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे, अगर हम बात कर रहे हैं सल्फर के ऑक्साइड की या सेलेनियम के ऑक्साइड की, या फिर मैं बात करूँ सल्फर के ट्राई ऑक्साइड की, तो ये नॉन मेटल्स हैं। सल्फर भी, सेलेनियम भी, ऑक्सीजन भी। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ये चीज़ हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाई जाती थी कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TeO। अभी हमने बात करी कि SO2 से TeO2 की तरफ जाते हुए जो एसिडिक करेक्टर है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो डिक्रीज हो रहा है। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि बात वही हो गई, रिड्यूसिंग करेक्टर घट रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही होगी। रिड्यूसिंग घटेगी तो ऑक्सीडाइजिंग बढ़ेगी। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके पीछे का जो जनरल रीजन है, जो बेसिक रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो ये है कि सल्फर जो होता है वो अपने ऑर्बिटल्स को एक्सटेंड कर सकता है या एक्सपेंड कर सकता है। जो इसके ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो ये आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से +6 की तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं TE की बात करता हूँ तो TE +4 से +6 की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो F ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से -2 रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर इनर शेल में या इनर जो F ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है, जो +2 या -2 होती है। और ये क्वेश्चन अभी हमने देखा भी है कि जब हम डाउन टूवर्ड्स आते हैं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और +2 से लेकर के +4 तक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, +4 से +6 डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो बेसिक रीजन तुम लिखोगे वो लिखोगे कि सल्फर जो होता है वो अपने ऑर्बिटल्स को एक्सपेंड कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 होती है, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं टेल्यूरियम की बात करता हूँ, जो कि टेल्यूरियम के ऑक्साइड के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है D और F ऑर्बिटल्स के साथ, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि +2 से -2 के बीच की होती है, और वो मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू दी SO2। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड से टेल्यूरियम डाइऑक्साइड की तरफ, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कम काम करेगा। नेक्स्ट आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन की तरफ अगर हम जाते हैं कि हेलोजन्स के साथ ही ये कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले हैं, तो बेसिकली सल्फर को अगर मैं हेलोजन से रिएक्शन कराऊँ तो किस टाइप के कंपाउंड बनेंगे, किस टाइप के फॉर्मूलाज वहाँ पर बनने वाले हैं। तो हम फिर वही चीज़ ले रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, +4 और +6 के कंपाउंड्स हम यहाँ देख करके चलेंगे, और जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनको हमने E से रिप्रेजेंट किया, और हेलोजन्स हमारे जनरली होते ही X हैं। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं तो ये क्या बनेंगे? EX2।
अगर ये +4 वाले होंगे तो ये बनाएंगे EX4, अगर ये +6 वाले हैं तो ये बनाएंगे EX6। तो 3 टाइप के ये हैलाइड्स बनाते हैं जनरली। अब जो स्टेबिलिटी होती है, अगर मैं बात कर रहा हूँ हैलाइड्स की, कोई भी हेलोजन फैमिली के अंदर जो हैलाइड्स होते हैं उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। जिसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा वो सबसे कम अनस्टेबल, सबसे कम स्टेबल। तो बेसिकली अनस्टेबिलिटी डाउन टू ग्रुप क्या हो रही है, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या दूसरी भाषा में कहें तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हेलोजन्स की जो स्टेबिलिटी होती है डाउन टूवर्ड्स हमेशा डिक्रीज होती है। अब होगा क्या कि ये हेलोजन्स किनके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ पार्टिसिपेशन देंगे। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन कंपाउंड्स बनाएंगे, ये इस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, SF4 SF6 जनरल एग्जांपल है। मैंने लिया HCl4 या HCl6 सल्फर के साथ मैंने इनके फ्लोराइड्स देखे। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो ज़्यादा होती है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डाउन टूवर्ड्स आने पर जो ऑक्सीजन फैमिली के हैलाइड्स बनते हैं उनमें टेट्रा हैलाइड्स मोस्ट स्टेबल पाए गए हैं एज कंपेयर टू दी डाई हैलाइड और हेक्सा हैलाइड्स। तो हेक्सा हैलाइड और डाई हैलाइड के कंपेरिजन में जो हमारे टेट्रा हैलाइड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन SF6 का यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, स्टेरिक रीजन का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम जनरल रीजन देखें, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ काम ना करे तो SF6 क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दी SF4। लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के रीजन को तुम लिखते हो तो उसके बिहाफ पे SF6 को ज़्यादा स्टेबल बताया जाएगा एज कंपेयर टू दी SF4। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है उसके आसपास, किसी एटम के आसपास कितने नेबरिंग सराउंडिंग एटम्स प्रेजेंट हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस को, यानी कि भीड़ भाड़। तो अगर मैं टेट्राफ्लोराइड्स की बात कर रहा हूँ तो SF4 जो होता है वो एक गैस होती है और SeF4 एक लिक्विड होता है और TeF4 एक सॉलिड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली अब अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ टेट्राफ्लोराइड्स की, तो सल्फर का टेट्राफ्लोराइड जो होता है यानी कि सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज इन गैसियस स्टेट और SeF4 एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरीके से TeF4 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इनकी स्टेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, किसकी स्ट्रक्चर या किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो वो TeF4 की होगी। या फिर ये कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, वहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से हमें लिखना है, विद दी सल्फर SF4 सबसे ज़्यादा कम दिखा रहा है क्योंकि इसकी गैसियस स्टेट है। अगला आ जाएगा SeF4 क्योंकि इसकी लिक्विड स्टेट है और उससे अगला आ जाएगा TeF4 क्योंकि इसकी सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यही है, डिक्रीजिंग जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, और स्टेट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है। तो एक ही चीज़ से यहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। अगर मैं बात करूँ इन सभी टेट्राफ्लोराइड्स के अंदर सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, या सिलेनियम के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, या टेल्यूरियम के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, तो बेसिकली 4 स्टेरिक नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेरिक नंबर आ रहा है सभी का 4 और 4 स्टेरिक नंबर आने पर हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमें पाया जाता है क्या, sp3। लेकिन इन सभी एलिमेंट्स के पास एक एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब तुम इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो इन फ्लोराइड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा sp3d। तो इनका जनरल हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना है कि SF4 SeF4 TeF4 इन सभी के अंदर टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में एक्सपेंड करने की, जिसकी वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन हमें कितना मिलने वाला है, sp3d मिलने वाला है। यानी इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एक बार कंसीडर करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि sp4d यानी कि p में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और d खाली है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में s के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देंगे ही देंगे, p का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से p के 3 ऑर्बिटल, d का 1 ऑर्बिटल और s का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देगा और हाइब्रिडाइजेशन बना देगा sp3d। अगर मैं बात करूं यहीं से कुछ एक्सेप्शन, सिलेनियम को लेकर के एक एक्सेप्शन यहाँ से निकल करके आता है कि जो सिलेनियम है अगर मैं उसका डाई क्लोराइड या डाई ब्रोमाइड देखूं, यानी कि ये टेट्रा बनाते हैं तो उसमें सिलेनियम जो है वो अपना डाई भी बनाता है, यानी डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन भी वो करता है और उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसका sp3 और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जो कि
कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहीं पर कुछ मोनोहेलाइड्स और डाइमरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जो मोनोहेलाइड्स हैं वो डाइमराइज फॉर्म में मिल रहे हैं। मोनोहेलाइड्स का मतलब हुआ कि SF बनना पॉसिबल है, HCl का बनना पॉसिबल है, SBr का बनना पॉसिबल है, लेकिन ये इतने हाई रिएक्टिव होते हैं कि इनको स्टेबल होने के लिए अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज होना पड़ता है। तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, सल्फर का फ्लोराइड, सल्फर का क्लोराइड, सल्फर का ब्रोमाइड, सिलेनियम का क्लोराइड, सिलेनियम का ब्रोमाइड, ये सब मोनो एटॉमिक स्टेट पर बने थे। मोनो एटॉमिक स्टेट पर इनकी रिएक्टिविटी इतनी फास्ट थी कि इन्होंने इंटरनली ही बॉन्डिंग कर ली और कंपाउंड कन्वर्ट कर लिए अपने आप के कितने H2F2 यानी कि डाई हैलाइड्स में डाइमराइज हो गए। कुल मिलाकर के इनको हम क्या बोलते हैं, मोनो हैलाइड्स ही हैं, लेकिन कौन सी नेचर में है, डाइमराइज फॉर्म में है या डाइमरिक नेचर में है। तो बेसिकली जो डाइमरिक हैलाइड्स हैं जिनको हम डाइमराइजेशन की फॉर्म बोल रहे हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम इनको थर्मल स्टेबिलिटी के बिहाफ पे या थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर को डालोगे तो जो सिलेनियम है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 और 0 रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ से, -2 से। या जनरली अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करूँ तो वो हमें देखने के लिए जो जनरल है, अगर मैं इसकी मोनोहेलाइड की फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, लेकिन डाइमराइज फॉर्म के अंदर कितनी दिखाई दे रही है, -2 दिखाई दे रही है, जो कि कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, +4 के अंदर और 0 के अंदर। तो यहाँ पर एक जगह वो इंक्रीज कर रहा है, एक जगह वो डिक्रीज कर रहा है। तो कुल मिलाकर के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडरगो Se2Cl2 और S2Cl2, S2F2, S2Br2, Se2 Br2, ये सारे कंपाउंड्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडर को जाते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। तो बेसिकली अभी के लिए केवल इतना ही, और कंपाउंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओजोन की प्रिपरेशन को लेकर के, या डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन को लेकर के कि किस तरीके से डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की जाती है, क्या उसका यूज़ है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरीके से हम ओजोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी हमने केवल यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट लेक्चर में देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हेलोजन और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं।